गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं दीपिका यादव। हम मौजूद हैं दिल्ली के संजय लेक पार्क में, जहां सुबह सुबह लोग अपने फिटनेस के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, यही से आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर बताएंगे, तो 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत लोकसभा चुनाव से ही करते हैं, जिसके 2 चरण तो बीत चुके हैं, जिसमें 190 सीटों पर जो इतने भी उम्मीदवार हैं उनकी ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। और अब बारी है तीसरे चरण की, जिसको लेकर के जबरदस्त तरीके से हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 मई को होने वाला है। 94 सीटों पर मतदान किया जाएगा और इसको लेकर बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चलिए आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कहां चुनावी रैलियां करने वाले हैं। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। हर पार्टी की तरफ से एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मिशन 400 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि हर दिन पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और 10 साल में किए कामों का हिसाब देकर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी महाराष्ट्र के माधा में रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे उस्मानाबाद और दोपहर 2:30 बजे लातूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचेंगे, जहां वो शाम 4:30 बजे जहीराबाद में जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। आज सुबह 10 बजे गुवाहाटी में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे बंगाल के बिष्णुपुर में जनसभा होगी और शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:20 पर बहरामपुर में योगी की रैली होगी। दोपहर 1:45 पर बीरभूम और दोपहर 3:10 पर योगी आसनसोल में रैली करेंगे। फेक वीडियोस इन दिनों सियासी संग्राम की वजह बना हुआ है। बार पलटवार का दौर जारी है। कई नेताओं और एक्टर्स के फेक वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भी इसको लेकर एक रिएक्शन सामने आया। जी हाँ, पीएम मोदी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और इन फेक वीडियोस जो कि काफी वायरल हो रहे हैं उसको लेकर के पीएम मोदी की तरफ से क्या अपील की गई है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच पीएम मोदी का भी फेक वीडियो पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव हार रहे हैं वो अब तकनीक का गलत इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि ऐसा वीडियो अगर किसी की नजर में आए तो तुरंत शिकायत करें। मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग फेक वीडियो जारी करके देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में मौजूद थे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की अपील भी की। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हुजूम भी वहां पर देखने को मिला और इस दौरान हमारे सहयोगी अमित कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत भी की है गुवाहाटी में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, वहां पर उन्होंने रोड शो किया और क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच कहा, सुनिए। गुवाहाटी में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और ये जबरदस्त उत्साह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चारों तरफ जो है आपको बीजेपी समर्थक और ये लोग देखिए सामने जो है जबरदस्त उत्साह के साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी है, कैंडिडेट भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यहाँ पर बात करूंगा अमित शाह जी के साथ। अमित शाह जी, ये जो जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ है और जो 400 पार की बात
दो फेज के चुनाव के बाद, मतदान के बाद क्या लग रहा है आपको? 400 पार हम निश्चित करेंगे। ये जो भीड़ है वो दिखाती है कि पूरे उत्तर पूर्व में मोदी जी की लोकप्रियता कितनी है। आज 1.5 किलोमीटर का रोड शो था, अभी रोड शो का पॉइंट भी नहीं आया है। 6 किलोमीटर दूर से पब्लिक ने गाड़ी को रोककर रोड शो में कन्वर्ट कर दिया। यही बताता है कि कितना प्रचंड लोकप्रियता मोदी जी का है। लेकिन 400 पार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन बार-बार, खासकर राहुल बार-बार ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी है, आरक्षण खत्म करेंगे ये लोग। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे वीडियो को एडिट कर गलत वीडियो चला है। अब क्रिमिनल ऑफेंस फेस कर रहे हैं लोग। मैं इतनी नीचे स्तर के प्रचार की कल्पना ही नहीं कर सकता। किसी का स्टेटमेंट क्या है? मैंने ऐसा कहा है कि हम माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर देंगे जो तेलंगाना में है। वो कह रहे हैं कि हम ST SC का करें। ये इनकी मंशा मेरे मुंह में रखवा कर निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, हालांकि उसमें FIR दर्ज भी हो गए हैं, रेवंत रेड्डी को भी वहां पे बुलाया गया, लेकिन उसको किस तरह से देखते हैं कि जो इस तरह से फेक वीडियो, जो डिफेक्ट वीडियो चला जा रहा है? देखिए, राजनीति का स्तर राहुल गांधी बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की जनता ने इस पर सोचना चाहिए। राहुल गांधी और अभी तक अमेठी और रायबरेली की चर्चा भी नहीं हुई। रायबरेली अमेठी में उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्या कहेंगे आप? आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास होता तो छोड़कर जाते ही क्यों? आपको लग रहा है बड़ी जीत के साथ और आगे भी जिस तरह की समर्थन है, आगे भी समर्थन ऐसा ही मिलेगा आपको? जी, निश्चित रूप से मिलेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ NDA 400 पार कर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि जबरदस्त समर्थन भी, और खास करके जिस तरह डीपफेक जो वीडियो चले हैं और जो आरक्षण का मसला है उसको लेकर आड़ो हाथ लेते हुए कहा कि ये साजिश है एक तरह से विपक्ष की, जो गलत वीडियो के जरिए घेरने की कोशिश, और जनता सब जानती है। कैमरामैन इमरान के साथ अमित कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, गुवाहाटी। और एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं, आज अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले ही CC की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कुछ भी साफ नहीं हो पाया था कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन आज ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से कैंडिडेट घोषित कर सकती है। खड़गे और प्रियंका वाड्रा में बात हो चुकी है इस चीज को लेकर। आज रात तक उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और देखिए, अमेठी से कल ही स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक नहीं की गई है। ऐसे में बीजेपी हमलावर है और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी में बातचीत हो चुकी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं AIMIM पार्टी ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इन सीटों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब AIMIM के इस फैसले से इंडी गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचने वाला है और कौन कौन सी वो सीटें हैं, वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। AIMIM में कांग्रेस और RJD गठबंधन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर या मोतिहारी सीट शामिल है। कुछ सीट पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, जबकि कुछ सीटें अभी बाकी हैं। अभी जो है वो हम 9 सीटों का ऐलान कर रहे हैं। उनकी लिस्ट हमने बताई है, उस लिस्ट को आपको एक बार दोबारा हम बता देते हैं। शिवहर की सीट है, गोपालगंज है, पाटलिपुत्रा है, महाराजगंज है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर और मोतिहारी। ये 9 सीटें, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर में एक, तो 9 सीटों का अभी हम ऐलान कर रहे हैं। एक सीट का हम इलेक्शन लड़ चुके हैं 3 फेज तक, बाकी 4 फेज में हम ये बाकी 9 सीटों का इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं AIMIM नेता ने RJD पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राजद और भाजपा में हमें कोई फर्क नहीं दिखता है। लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, लेकिन लालू जी ने मुसलमानों को सिर्फ रबर स्टैम्प बना दिया है। ना सिवान में हैना साहब के घर को सम्मान, ना अनवारुल हक परिवार को सम्मान, ना किसी मुसलमान लीडर अब्दुल गफूर साहब के परिवार को सम्मान। लालू जी चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनकी 2 बेटी चुनाव लड़ रही है, दोनों बेटा मंत्री बना हुआ है, राबड़ी जी बनी हुई हैं, साले साहब दोनों MP बन गए, लालू जी खुद सब कुछ रहे, तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। तीसरे चरण में 5 में से 3 सीटों पर RJD और JDU के बीच सीधी लड़ाई है। वहीं एक सीट पर बीजेपी और RJD के बीच मुकाबला है। एक सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ वाम दल का प्रत्याशी मैदान में है।
असम से बताने जा रहे हैं, जहां पर वहां की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बारिश में डांस करते हुए नजर आए। तो कौन से गाने पर वो डांस कर रहे हैं, कहां पर डांस कर रहे हैं और उनके आसपास डांस करने वाले लोग कौन हैं, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बेबाक बोल और अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच पर झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। रैली का पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। मंच पर सीएम हिमंता मौजूद हैं। लोगों से वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच खराब मौसम के चलते तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी शख्स रैली में पंडाल से टस से मस नहीं होता। लोगों का जोश देखते बन रहा है। लोग भीग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिमंता को सुनना चाहते हैं। लोगों का जोश देखकर हिमंता भी खुद को रोक नहीं पाए और मोदी सरकार की धुन पर बारिश में झूमते हुए दिखाई दिए। हिमंता थिरके तो पब्लिक भी उनके साथ नाचने लगी। पंडाल में अको ए बार मोदी सरकार का गाना गूंज उठा। इस दौरान शर्मा ने भारी बारिश की परवाह किए बिना भीड़ के साथ डांस किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम हिमंता ने बाद में ट्वीट कर कोकराझार के लोगों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के बावजूद लोगों का जोश देखते बन रहा था। इसके लिए लोगों का आभार। और खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक महिला टीचर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। महिला टीचर को इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने यहां पर ही सुसाइड करने की धमकी दे दी। जी, और ये महिला टीचर डीएम के साथ भी बहसबाजी करती हुई नजर आई है। बवाल का ये वीडियो आपको भी दिखाते हैं। तू मैं हो रही है, बवाल और हंगामा हो रहा है। सरकारी दफ्तर नजर आ रहा है, भारी भीड़ है, कुछ अधिकारी भी खड़े हैं। इसी दौरान एक महिला चीख चिल्ला रही है, अधिकारियों से बहस कर रही है। बिल्कुल हटा दो। क्या करोगे? ऊपर वाले से बड़े हो क्या तुम? हटा दो। बात करना सीखो। पहले हमारे कुछ पढ़ी ले, हाथ में रख ली पर्ची और बस। इसको जरा पहले तो बैठा लेना। क्यों बैठा लेना? इसको बात करने का तमीज नहीं है तुझे। इसको पहले तमीज से बात करना सीखो। रहने दो, पेमेंट नहीं मिली। सुसाइड कर लूँ मेरे नाम से लिख दूंगी। जो करना है करो। पेमेंट नहीं मिली और इस तरह से बात कर रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं आपके मानसिक रूप से। ऊपर से आती है कि 100% रिजल्ट लाइए। चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? शांति सुनिए था ना। मैं अभी खाती हूँ, अभी आप अगर जो ये बोल रहे हो ना, इसी आधार पर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। क्या डालोगे क्रिमिनल केस? ये कि आपने धमकी दे रहे हो। बिल्कुल सबको फंसा दूंगी। आप लिखो जो लिखना है, जो लिखना है। नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाओ। और ज्यादा किसी की नहीं सुनवाई हो रही। भटक रहे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में महिला टीचर का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। गेस्ट टीचरों का एक समूह अपनी रुकी हुई वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा था। तभी गेस्ट टीचरों के दल में से एक महिला टीचर तेज आवाज में कलेक्टर से ही बहस करने लगी। तीखी बहस में कलेक्टर और महिला टीचर दोनों एक दूसरे को बात करने की तमीज सिखाते हुए नजर आए। तो इस पर भड़की महिला टीचर ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही सुसाइड करने की धमकी दे डाली। पहले तमीज से बात करना सीखो। रहने दो, पेमेंट नहीं मिली। जो करना है करो। कलेक्ट्रेट परिसर में ये घटना जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। महिला की तू मैं से पूरा परिसर काफी देर तक गुंजायमान रहा। चलिए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आज तक यानी कि 30 अप्रैल तक जबरदस्त बर्फबारी और बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और खासतौर पर जो पहाड़ी ऊपरी इलाके हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उस वजह से काफी लंबा जाम भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है देखिए इस रिपोर्ट में। जहां मैदानी राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में अप्रैल का महीना भी दिसंबर सा नजारा दिखा रहा है।
हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से गुलजार हैं। चांदी की बरसात हो रही है, टूरिस्ट पहुंचने लगे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको हालात बयां कर रही हैं। बर्फबारी हो रही है, जहां तक नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। पूरा इलाका बर्फ से पटा हुआ है। सड़क, घर, मंदिर, दुकान, कुछ भी देख लीजिए, सब कुछ सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। जिस वक्त भारत का एक हिस्सा चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो रहा है, उसी वक्त हिमाचल के मनाली का नजारा कुछ ऐसा है, जहां बर्फबारी के साथ साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम ने करवट कुछ इस तरह से ली है कि सब कुछ चांदी की चादर में लिप्त हो चुका है। हिमाचल के मनाली से ही आया एक और वीडियो देखिए। बर्फबारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सड़क कहां है, पेड़ों की टहनियां कहां है, ये तक ठीक से देख पाना मुश्किल है। बर्फबारी और बारिश को देखते हुए मनाली में टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ऊपरी इलाकों में भारी मात्रा में टूरिस्ट पहुंचने से घंटों घंटों लंबा जाम लग रहा है, जिसे पुलिस खुलवाती भी नजर आई। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, बल्कि भयंकर बर्फबारी और बारिश ने जम्मू कश्मीर के ऊपरी वादियों को और भी हसीन बना दिया है। तस्वीरें सोनमर्ग से सामने आई, जहां लगातार 3 दिन से हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते टूरिस्ट रुक कर रहे हैं, जिसके चलते घंटों लंबा जाम सोनमर्ग में भी लग रहा है। घाटी में सिर्फ सोनमर्ग ही नहीं, बल्कि शोपियां सेक्टर में भी तेज बारिश और बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ाई। बर्फबारी के चलते कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बेशक मई शुरू होने वाला है, लेकिन पहाड़ों में दिसंबर नजर आना फिलहाल बंद नहीं होगा। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई जिलों के लिए 5 मई तक भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 30 अप्रैल यानी आज दोनों राज्यों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जम्मू कश्मीर में मौसम इस वक्त इतना ज्यादा खराब है और कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है कि राज्य में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद डरावनी। अभी हमने आपको कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाई। अब आपको चलिए बाहर से जूझते हुए लोगों के हालात दिखा देते हैं। खूबसूरत नजारा लग रहा है, सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ तहस नहस करने वाली तस्वीरें सामने आई। विशालकाय पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। पल भर में खिसकते पहाड़ की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई है। सेकंड्स में पहाड़ का मलबा सड़क पर आकर गिरा। सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये हादसा रामबन के काला पानी इलाके में हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ, हाईवे पर कुछ गाड़ियां चल रही थी। हादसे में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि रोड पर मौजूद लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ। बर्फबारी के बीच तेजी से पहाड़ से मलबा नीचे आता दिखा, जिसके बाद घंटों तक सड़क बंद रही और मलबे को हटाने का काम जारी रहा। बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सड़कें अभी भी बंद हैं। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं नॉर्थ कश्मीर के हिस्सों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों के जो सेब के बागात है उनमें भी पानी घुस गया है और इस तरह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। जो हंदवारा इलाके में नाले बहते हैं उनमें भी जो पानी का बहाव है वो काफी बढ़ गया है। जहलिम नदी में भी पानी का बहाव बढ़ गया है और इससे लोगों में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। काफी परेशान हैं स्थानीय लोग और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति यहाँ पर है। ये बताइए, जो इलाका है पानी के अंदर है, काफी घरों के अंदर जो पानी भी घुस गया है, तो अभी क्या स्थिति है, अभी क्या सिचुएशन है प्रेजेंट? ये जो इलाका है इसका नाम जो है बनगाम के नाम से मशहूर है और ये जो सैलाब अभी चढ़ा है, पोहरू जो बरजोश आ गया और गांव के पूरे गांव में बह गया और जो पूरा गांव है ये पूरी तरह से बह गया। तकरीबन 1 स्टोरी जो है मकानों की पूरी तरह से पानी में दब गई है। अभी तो सामान अंदर है, लेकिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पहले SDRF की टीमों ने रेस्क्यू किया, अब पुलिस भी थोड़ा हेल्प कर रही है और वो लोग जो है वो बाहर निकल आई है इन महलों से। लेकिन जो सामान है अभी तक मैक्सिमम 80% लोगों का सामान वो अंदर फंस चुका है। तो कोशिश कर रहे हैं शायद पानी का बहाव थोड़ा थम जाए और हम ये सामान बाहर निकल आए और नुकसान कम से कम हो। स्थानीय लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात हैं।
ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि ये जो मकान है, ये जो घर है, इनके अंदर पानी घुस गया है और आज दिन में ही जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने अपने घर छोड़कर जो है इस इलाके से बाहर आए हैं। फिलहाल उनका जो सामान है इन्हीं घरों के अंदर है, लेकिन इस जो बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है इसके कारण ये लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से जो है कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है और इसके साथ ही पूरी स्थिति पर लगातार जो है वो नजर बनाई रखी हुई है प्रशासन। खबर आपको गुजरात के कच्छ से दिखाते हैं, जहां एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है एक ही परिवार के 12 सदस्यों पर एसिड अटैक किया गया है। जहाँ एसिड अटैक क्यों हुआ, किसने किया और किस वजह से हुआ, ये पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में। गुजरात के कच्छ से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 12 सदस्यों पर एसिड अटैक किया गया। इतना ही नहीं, एसिड अटैक के बाद परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हथियार से हमला भी किया गया। मामला तब हुआ जब कच्छ के रिहायशी इलाके में तेज रफ्तार कार चलाने वाले युवक को परिवार ने टोका, तो आरोपी युवक को ये बात रास नहीं आई। रोक टोक से गुस्साए आरोपी युवक ने अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर परिवार पर पहले एसिड अटैक किया और फिर हथियार से जानलेवा हमला किया। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। परिवार के सभी सदस्य एसिड अटैक से बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने परिवार के सभी सदस्यों को भुज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। और मामला सामने आने के बाद पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे ओवैसी को इस बार बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से कड़ी चुनौती मिल रही है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो मतदाताओं से अपने लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारी जो सहयोगी है पिंकी, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है वो आप सुनिए। लता को मैदान में उतारा है, बड़ी चुनौती। कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी का रहेगा तो पार्टी से मुकाबला होता है। माधवी लता का जो हाल ही में तीर वाला जो जेस्चर था, उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो उनकी आइडियोलॉजी है, हैदराबाद के अमन को खराब करने, तेलंगाना में फसाद कराने की। चुनाव कैंपेन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से आई माधवी लता गायब हो गए, ओवैसी हो गए लापता। अब ये वो मंत्री है जिसने कहा था कि देश के गद्दारों गोली मारो, तो गोली मारना उनको आता है, तो इस तरह की भाषा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, उन पर कोई केस बुक नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जवाब देगी जनता 13 मई को। आयतुल्लाह को लेकर जो एनसीईआरटी का रोज चल रहा है इस वक्त, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, जो आयतुल्लाह को लेकर तो देखिए, देश में जो नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक माहौल खड़ा कर दिया, तो इससे हर एक को लगता है कि हमको बादशाह सलामत के सामने नंबर बढ़ाना है, तो इसलिए उन्होंने खुमैनी को ईविल पर्सन करार दिया। तो यही तो हाल है। अब लद्दाख के शिया इस पर कैसा रिएक्ट करेंगे, लखनऊ के शिया, हैदराबाद के शिया, मुंबई के शिया, पूरे देश के शिया ये तो देख रहे हैं कि किस तरीके से उन बदनाम किया जा रहा है, इस तरह वाहियात बातें, झूठ लिखा जा रहा है पूरा। देश की संपत्ति मुसलमानों में बांटना, बहुत सारे बच्चे, इस तरह के जो बयान है उसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने एक ही बैंक है, उस बैंक से उन्होंने 6000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को बतौर लोन दिलाए हैं। देश की संपत्ति बांटने का काम वो कर रहे हैं। 1% देश के लोगों के पास 40% दौलत है, तो ये तो प्रधानमंत्री का बड़ा कारनामा है कि 40% दौलत 1% लोगों के पास चलेगी। सलाम अलैकुम। तो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र हिंदू बहनों से गलों से निकालकर मुसलमानों दिया जाएगा। मेरा एक सवाल है प्रधानमंत्री से कि अगर आप में अगर कोई इंसानियत अभी है, आप देश को बता दो कि आपने एक ऐसे शख्स के लिए वोट कैसे मांगा जिसके बारे में आपको पता था पर्सनली कि वो महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। चुनाव की तरह पिछले बार आपने रेवंत रेड्डी को जो आरएसएस अन्ना कहा था, इस बार जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और ओवैसी का जो है पर्दे के पीछे गठजोड़ है। अरे भाई, कभी इनके साथ कभी इनसे जोड़ दिया जाता है, हम क्या करेंगे? इन लोगों को फैसला करना चाहिए। हम क्या है, हमको फिक्र नहीं है, हम अपनी पार्टी के लिहाज से काम करते रहेंगे। ओवैसी साहब, ये बीफ जिंदाबाद का जो बात है, लगातार उसको लेकर जो मुद्दा बन रहा है कि भावनाओं को जो है भड़काने का एक तरीका है ओवैसी। कैसा भावनाओं, क्या कथित लोग
गोश्त का कारोबार नहीं करते हैं? बीफ है, आपको अलायना कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला तो आपको पैसे खाने में जिंदाबाद बोल के पैसे बॉन्ड ले लिए, और एक गरीब जो दिन भर 15 घंटे काम करके बमुश्किल 700 रुपये 600 रुपये घर को लेकर जाता है, आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप दुकानें बंद करा रहे हैं। हम वही प्रूव करना चाह रहे थे, वो प्रूव होगी बात। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कहीं ऑफिशियली उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया है। जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि 400 सीट पर हम संविधान बदल देंगे। एक ने कहा कि नया बनाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और बार बार आर्टिकल 29, 30 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमले होते हैं बीजेपी की तरफ से। बार बार ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस की तरफ मनमोहन वैद ने कहा था आज से 5-6 साल पहले। तो ये उनके एजेंडे में शामिल है, ये चीज ऐसा नहीं है, बराबर शामिल है। अब खबर यूपी के कुशीनगर से आपको दिखाते हैं, जहां कुछ परिवार दहशत में जीने को मजबूर हैं। दरअसल इन लोगों ने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा कर दिया है। और जैसे इस खबर ने तूल पकड़ा तो पुलिस की टीम भी उस गांव में पहुंची और पूरी जांच पड़ताल की है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर जिले के करजहा गांव की है, जहां घरों के बाहर पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं और इन पोस्टर्स में लिखा है मकान बिकाऊ है। ये परिवार दरअसल गांव के दबंगों से परेशान है, जिनसे तंग आकर ये लोग अब अपना मकान बेचने का मन बना चुके हैं। ये दबंगों का उत्पीड़न हो रहा है। जो इस गांव के दबंग लोग हैं, दबंग का मतलब ये नहीं कि हम दबंग हैं, दबंग का मतलब ये जो संख्या बल में अधिक है वो दबंग है। खेत चरा रहे हैं, घर फूंक रहे हैं, पलानी फूंक रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। घर में से कोई बाहर जा रहा है उसको भी टोका टोकी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र बातें करते हैं। गांव के ज्यादातर लोग या तो कहीं दूसरी जगहों पर चले गए या फिर डर के मारे घरों में दुबके हुए हैं। आरोप है कि दबंग उन पर झूठे केस लगाने की धमकी देते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ के नहीं है, घर द्वार छोड़कर आर्यावर्त पता न किस चीज़ का कहाँ का नाम है, कहते हैं चले जाइए, आप लोग यहाँ के नहीं हैं। खेत चराते हैं, जो होलिका दहन का सम्मत गढ़ता है उसको 3-4 बार उखाड़ दिए। उनसे हम लोगों को भय बना हुआ है कि कब हम लोगों को मार देंगे, कब हमारी प्रतिष्ठा लूट लेंगे, कब हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट जाएगी। उनसे एकदम भयभीत है हम लोग। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। ये ग्राम करजहा थाना पटेरवा में इस तरह की शिकायत सवेरे मिली थी कि कई घरों पे इस तरह के चस्पा किए गए थे कि उनको रहने में दिक्कत हो रही है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा और सीओ साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रकरण की जानकारी ली गई। प्रकरण में जो मारपीट की घटना हुई थी उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में वाद पंजीकृत किए गए हैं और 151 शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई है और उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शांति व्यवस्था गांव में दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त रहने का पूरा हमारा प्रशासन पुलिस का प्रयास रहेगा। फिलहाल पुलिस गांव में शांति व्यवस्था होने का दावा कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार अब भी डर के माहौल में जीने को मजबूर है।